हेलो। तो आज हम एक नया डीपी पैटर्न देखने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो पहले ये देख लेते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे ए दे रखा है। अब इसका सब सीक्वेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है? 7, 5, 8, 10। ये एक सब सीक्वेंस हो सकता है। ये पूरा एरे एक तरीके से सब सीक्वेंस हो सकता है। 3, 5, 11, 6, ये एक सब सीक्वेंस हो सकता है। अब इसमें एक क्या चीज़ कॉमन है कि हमने एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रखा है, बट देयर ऑकरेंस कैन बी डिफरेंट। तो कोई एक पर्टिकुलर सब सीक्वेंस में हो सकता है कि बस 7 ही हो, एक सब पर्टिकुलर सब सीक्वेंस में हो सकता है कि 3 ही हो। अब ये सबसेट से क्यों डिफरेंट है? सबसेट से डिफरेंट है, सबसेट में कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होती, नो डुप्लीकेट्स। बट सब सीक्वेंस में हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक और 2 होता तो उससे भी हम 2 और 2 दो सब सीक्वेंस ऐसा बन सकता था। तो ये भी एक सब सीक्वेंस बोला जाता, बट ये एक सबसेट नहीं है, सबसेट बस 2 ही होता। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन है इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब इस एग्जांपल में इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस देख लेते हैं कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं 7 से ही। 7 के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे कि 7 से बड़ा कौन सा है। 8 हमें बड़ा मिल गया। अब 8 के बाद हम 8 से बड़ा ढूंढेंगे। 10 मिल गया। अब हम 10 से बड़ा देखेंगे। 11 मिल गया। ठीक है, इस वाले सब सीक्वेंस में बस इतनी ही वैल्यूज है। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल देखते हैं। 3 से स्टार्ट करके देखते हैं। हमें 3 मिल गया। 3 से बड़ा देखते हैं, हमारे पास 5 आ जाएगा हमारे पास। फिर 5 से बड़ा देखेंगे तो 8 भी आ जाएगा। 8 से बड़ा देखेंगे तो 10 भी आ जाएगा। 10 से बड़ा देखेंगे तो 6, तो सॉरी 11 भी आ जाएगा। अब एक ये सब सीक्वेंस हो गया, एक ये सब सीक्वेंस हो गया। इनका जो ऑर्डर है वो सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें कहता है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ पता करनी है। अब लॉन्गेस्ट कैसे हो सकता है कि अगर हम सब सीक्वेंस देखें तो 3, 5, 8 ये भी एक सब सीक्वेंस हो सकता है। 3 and 8 ये भी एक सब सीक्वेंस हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और उसमें लॉन्गेस्ट देखना चाहिए। हमारे इस वाले एग्जांपल में हमारे पास लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस यही आएगा, तो इसका जो लेंथ है वो हमारे पास 5 है। तो इस केस में हमें 5 रिटर्न करनी है। ठीक है, तो बेस ग्राउंड क्लियर है कि सब सीक्वेंस क्या होता है और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या होता है, और हमें आंसर में बताना क्या है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, उसकी लेंथ क्या है। अब आगे चल के देखते हैं कि कुछ चीज़ें डिड्यूस करके देखते हैं कि क्या हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ नोट करने वाली है कि फॉर एवरी एलिमेंट हमारे पास एक चॉइस है कि हमने उसको इंक्लूड करा है या नहीं करा है। इस वाले सब सीक्वेंस में भी देखें तो हमारे पास 7, 3, 5, इस वाले में हमारे पास 7 नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे यही देख लेते हैं 3, 5, 8। ठीक है, या फिर हमारे पास हो सकता है 3, 8। ये एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है डेफिनेटली। हमारे पास हो सकता है 5 या 8। अब इसमें हमारे पास हमने चॉइस करी कि हम या तो 3 रखेंगे या 5 नहीं रखा या 8 रखा या उन सबको ही इंक्लूड करा। ठीक है, तो हमारे पास हर एलिमेंट पे दो चॉइसेस है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव टू चॉइसेस, either to include that element or not include that. ठीक है, अब या तो इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे, बट हमारे पास चांसेस है
कि अगर हमने कुछ एलिमेंट इंक्लूड करा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस में पार्ट ले रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस में दिखाता हूँ, ये है 7, 8, 10 एंड 11। एक हमारे पास सबसीक्वेंस ये रहा, बट हमने यहाँ पे जब 7 चूज करा तो ये लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस का पार्ट नहीं था। लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बना 3 से। इसमें 8, 10 एंड 11 इंक्लूडेड है, इसमें भी 8, 10 एंड 11 इंक्लूडेड है, बट इसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस स्टार्ट हो रहा था 3 से। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन और आ गई कि जो हम चूज कर रहे हैं, तो एलिमेंट चूजन माइट टेक पार्ट, एलिमेंट chosen might be a part of LIS, और तो इसको थोड़ा सही लगता है, मे और मे नॉट भी कर सकते हैं, मे नॉट बी द पार्ट ऑफ LIS। तो हमारे पास दो चीज़ हो गई। पहले हम चेक करेंगे इंक्लूड करके, फिर हम चेक करेंगे उसको एक्सक्लूड करके, इंक्लूड करंट एलिमेंट एंड एक्सक्लूड करंट एलिमेंट। और इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्स ऑफ दीज टू, वो हमारा लेंथ हो जाएगा LIS का। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो एलिमेंट हम चूज़ कर रहे हैं वो उसका पार्ट हो सकता है बिना उस एलिमेंट के हमारे पास LIS लॉन्ग लेंथ का मिल रहा हो। ठीक है, अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। अब कंडीशंस हम देख लेते हैं कि हमें एलिमेंट को कब इंक्लूड करना है। तो व्हेन टू इंक्लूड करंट एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, या बीच में से देखते हैं। तो हम जब यहाँ पे देख रहे थे कि हमने पहले 3 चूज़ करा, उसके बाद हमने 3 से बड़ा एलिमेंट देखा 5, उसके बाद हमने 5 से बड़ा एलिमेंट देखा, तो इस वजह से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते चले गए। ठीक है, तो कंडीशन ये हो सकती है, इफ करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन प्रीवियसली चोजन एलिमेंट, तो हम वी कैन चूज करंट एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने 3 चूज करा था, उसके बाद जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए जो कि 5 था, तो हमने चेक करा कि 5 3 से बड़ा है या नहीं। जो कि 3 से बड़ा था, तो हमने डिसाइड करा कि हम 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बट देयर आर चांसेस कि 5 लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस में पार्ट नहीं ले। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एरे होता 3, 5, 4 एंड 6, 7, या 3, 5, 4 ही ले लेते हैं। हाँ, तो इस केस में हमारे पास 3, 5 से भी एक सबसीक्वेंस बन रहा है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, और इधर से भी बन रहा है। और एक थोड़ा वैलिड एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइड सही आंसर था। ठीक है, एक देखते हैं, 3, 6, 4 एंड 5। ठीक है, हाँ, ये अब इसमें जब हमने 3 को चूज करा, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 6 पे। 6 पे हमने चेक करा कि ये 3 से बड़ा है कि नहीं, जो कि था, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। बट जब हम नेक्स्ट गए तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स 6 से छोटे थे, तो फॉर दिस इंस्टेंट हमारे पास बस लेंथ लेंथ 2 आ रही थी। बट इन नेक्स्ट केस हमने 6 को एक्सक्लूड करा। हम 3 के बाद करंट एलिमेंट को लेके यहाँ पे गए, और यहाँ पे हमने देखा कि करंट एलिमेंट प्रीवियसली चोजन से करंट एलिमेंट प्रीवियसली चोजन से बड़ा है कि नहीं, जो कि है, तो हमने इसको इंक्लूड करा। फिर हम नेक्स्ट पे गए और फिर हमने इसको देखा कि अब करंट एलिमेंट ये हो गया, प्रीवियस एलिमेंट ये हो गया, ये करंट है। फिर से हमने चेक करा इफ सी इज ग्रेटर देन पी, अगर है तो हमने इसको भी इंक्लूड करा, और इस वाले केस में हमारे पास लेंथ 3 आ गई। ठीक है, तो पहले हमने चेक करा कि करंट एलिमेंट
प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो वी कैन चूज एन एलिमेंट, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, और हम चेक फॉर अदर एलिमेंट्स, चेक फॉर फर्दर एलिमेंट्स। ठीक है, तो करंट वाले को इंक्लूड करने की वजह से हमारे पास एक लेंथ इंक्रीज हो गई, और अब हम इसको रख सकते हैं एक इंक्लूड केस में। इंक्लूड इज इक्वल्स टू, अब हम एक्सक्लूड बनाते हैं। एक्सक्लूड के केस में क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई चेक नहीं है वहाँ पे, हम सीधा नेक्स्ट एलिमेंट पे चेक कर लेंगे, चेक फॉर नेक्स्ट एलिमेंट। तो चेक फॉर फर्दर एलिमेंट से जो भी आंसर आएगा वो हम एक्सक्लूड में रख सकते हैं, और हमारे हम रिटर्न कर देंगे मैक्स ऑफ इंक्लूड लेंथ या एंड एक्सक्लूड लेंथ। ठीक है, तो एक बार इसको वापस से देखते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन थी कि फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव टू चॉइसेस, इधर टू इंक्लूड दैट और नॉट इंक्लूड दैट, या तो हम उसे चूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक एलिमेंट जो हमने चूज करा है वो एल आई एस का पार्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि जब हम, हमारे पास दो वेज हैं जाने के, या तो इंक्लूड करने का या एक्सक्लूड करने का, उन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो हमारा एल आई एस होगा। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी कि व्हेन टू इंक्लूड, हमें कोई एलिमेंट को कब इंक्लूड करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए हम प्रीवियस एलिमेंट से चेक करते रहेंगे, जो हमने लास्ट प्रीवियस सेलेक्ट करा था, कि करंट एलिमेंट प्रीवियस वाले से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तभी हम इंक्लूड करेंगे, नहीं है तो हम अगले एलिमेंट्स की तरफ चले जाएंगे कि ये बड़ा नहीं है, तो करंट प्रीवियसली चोजन सेम रहेगा बट करंट एलिमेंट नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कोड में लिखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं इसका पहले, एल आई एस का। ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं, लेंथ ऑफ एल आई एस, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, और इसमें हमारे पास होगा एरे, और हम एक इंट में रख सकते हैं करंट एलिमेंट, करंट, और एक हमें चाहिए प्रीवियस। ठीक है, अब हमारे पास चॉइसेस क्या थी कि अगर हमारे पास इफ एरे करंट, ये एज एन इंडेक्स रखें, उसका अभी रीज़न बताऊंगा मैं, एज एन इंडेक्स क्यों रखा है इंस्टेड ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टली। एरे करंट अगर हमारे पास ग्रेटर है एरे प्रीवियस से, तो हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड का क्या आंसर होगा, 1 प्लस लेंथ ऑफ एल आई एस, और इसमें हम एरे पास करेंगे, करंट को हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचा देंगे, और प्रीवियस हमारा बन जाएगा अब करंट। ठीक है, प्रीवियस करंट क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे एलिमेंट चूज कर लिया। ये करंट क्यों बना, क्योंकि बिकॉज वी सेलेक्टेड करंट एलिमेंट। तो जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इंडेक्स जीरो के लिए चेक कर रहे हैं, या इंडेक्स जीरो का केस अभी देख लेते हैं। अगर हम इंडेक्स फोर के लिए चेक कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रीवियस टू पे था, ठीक है, इंडेक्स फोर हमारा करंट है, ये हमारा प्रीवियस है, और हमें पता लगा कि इंडेक्स फोर वाला प्रीवियस से बड़ा है, तो हम क्या क्या करेंगे कि इस वाले को चूज कर लेंगे, तो हमारा ये प्रीवियस फोर बन जाएगा, और हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे फाइव पे। तो फिर हम इस पे देखेंगे कि फिफ्थ वाला फोर से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में ये रिकर्जन मूव करती रहेगी। तो ये हमारा इंक्लूड हो गया, इंक्लूड को यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं।
ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू हमें चाहिए एक्सक्लूड की। एक्सक्लूड के केस में लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, तो हम सीधा नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे। लेंथ ऑफ LIS में एरे पास करेंगे, करंट को एक वैल्यू से आगे बढ़ा देंगे और प्रीवियस सेम ही रहेगा क्योंकि हमने करंट एलिमेंट चूज नहीं करा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न कर देंगे मैक्स ऑफ इंक्लूड एक्सक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को बेस केस और चाहिए। बेस केस कौन सा होगा, जो हमारे पास जब हमें कौन सी कंडीशन पे, किस कंडीशन पे जाके हमें ये रिकर्जन स्टॉप कर देना है। तो जब हमारा इफ करंट एलिमेंट, करंट का जो हमारा इंडेक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एरे की लेंथ के बराबर हो जाता है, कि हमने सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो हम यहाँ से सीधा रिटर्न कर देंगे जीरो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स, फोर एलिमेंट्स थे, 0 1 2 3 4, और हमारा जो करंट है वो आ गया 4 पे। 0 1 2 3 फोर एलिमेंट्स थे, हमारा करंट आ गया है 4 पे। और 4 पे आने का मतलब ये है कि हमारा एरे पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, हमने सारे एलिमेंट्स चेक कर चुके हैं, तो उस केस में हमारी लेंथ ऑलरेडी जीरो रहेगी, तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। उसके बाद हम इंक्लूड चेक कर रहे हैं कि हमारा कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जीरोथ एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इसको कॉल करूंगा लेंथ ऑफ LIS, यहाँ पे एक एरे पास कर दिया, करंट को पास कर दिया हमने जीरो। अब हमारे यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी चूज नहीं करा है, तो प्रीवियस इंडेक्स हमारा होगा -1। तो ये करंट IDX में लिख देता हूँ इनको, क्योंकि ये इंडेक्सेस है। ठीक है, सेम यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ मैं IDX। ठीक है, अब क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी चूज नहीं करा है, तो प्रीवियस इंडेक्स -1 रख सकते हैं। ठीक है, अब जीरो के केस में हमारे पास, क्योंकि हमने अपने अभी तक कुछ भी चूज नहीं करा है, तो बाय डिफॉल्ट ही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान सकते हैं हम कि इससे पहले कुछ भी नहीं था। इससे पहले कुछ भी नहीं था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे 7 लिखा हुआ हो और बस यही एरे हो, तो हमारा आंसर ऑलरेडी 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस कंडीशन को देख के अगर हम करें तो जीरो और -1, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे जो ये कंडीशन है इसमें एक और चेंज आ जाएगा, और वो चेंज होगा कि इफ, चेंज है इफ प्रीवियस इज इक्वल्स टू -1, और कि अगर हमने प्रीवियस कुछ भी नहीं था तो इस केस में जाए, नहीं तो आ, बाकी की चीज़ों में एक्सप्लोर करें। और क्योंकि यहाँ पे और का साइन लगा है, तो हमारा ये वाला चेक भी रन होगा और फिर एक्सक्लूड वाला भी रन होगा। अब इस केस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, क्योंकि हमारे पास हर एलिमेंट को चेक करने के लिए, फॉर फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव टू चॉइसेस। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिकर्जन जो मूव करता है, हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होते हैं, तब उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है 2 की पावर n। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है वो। ठीक है, टू की पावर n उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। बट और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। एक हमने जनरली कुछ भी स्पेस नहीं ले रखा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ये ट्री की हाइट बनेगी, इसका स्पेस होगा जो जनरली n रहता है, तो बिग ऑफ n इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। अब रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n किस तरीके से कम करा जाए। ठीक है, 2 की पावर n कम करने के लिए
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एवरीथिंग हमारे पास दो चॉइसेस है। ठीक है, हम यहाँ पे डीपी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इसका अगर रिकर्जन ट्री आप बनाने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये चूज़ करा, उसके बाद ठीक है यहाँ पे बना के देखते हैं। पहले मैंने 7 चूज़ करा, फिर मेरे पास चांसेस थे कि मैं 3 को चूज़ करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, फिर 3 पे चूज़ करने के बाद अगर मैंने चूज़ करा तो मेरे पास चॉइसेस है कि मैं 5 को चूज़ करूँ या नहीं करूँ। अब जब इसको बनाएंगे हम रिकर्जन ट्री को, तो हमें काफ़ी सारे सब ट्रीज मिलेंगे जो आपस में रिपीटेड हो रहे होंगे। तो रिपीटिशन मिल रहा है और ऑलरेडी हमने इसको इसके सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी है और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स इसमें डेफिनेटली होंगे। टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से मैं वो बना नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी है और हमारे पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास टाइम बचाने का क्या आएगा? डीपी। डीपी में हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी कैलकुलेटेड नंबर्स को ऐड करते हैं। ऑलरेडी कैलकुलेटेड नंबर्स को स्टोर करते हैं एक 2D या 1D स्ट्रक्चर में फॉर नाउ। ठीक है, इस केस में हम देख लेते हैं हमारे पास मूविंग पार्ट्स क्या क्या है। हमारे पास एक मूविंग पार्ट है हमारा करंट इंडेक्स, एंड हमारे पास एक मूविंग पार्ट है हमारा प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, तो किसी भी जगह पे अगर हमें डीपी में स्टोर करना होगा तो हम करंट इंडेक्स करंट इंडेक्स से प्रीवियस इंडेक्स में हमारे पास इन दोनों लेंथ में, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक LIS की लेंथ क्या बन रही है। सो अगर ये प्रीवियस इंडेक्स है और ये करंट इंडेक्स है, सो इन दोनों के बीच में जो अगर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है तो वो कितने एलिमेंट्स का बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 8, 2 एंड 11 है, तो यहाँ पे DP 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो DP 6 एंड 3 का हमारा आंसर आ जाएगा 3। इस तरीके से हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम सिंपली डीपी को ऐड कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम -1 से शुरू कर रहे हैं तो हम एक इंडेक्स एक्स्ट्रा लेके चलेंगे प्रीवियस में, क्योंकि हम उसमें चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, तो डीपी इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा आंसर आया है हम इसको स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर अप कर लेता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीपी में स्टोर कर सकते हैं सीधा करंट इंडेक्स, थोड़ा स्पेस लेता हूँ, डीपी करंट इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स +1 इज इक्वल टू मैक्स, ये भी जो आया है, और रिटर्न कर देंगे डीपी करंट इंडेक्स एंड प्रीवियस इंडेक्स +1। ठीक है, ये वैल्यूज हम यहाँ पे से रिटर्न कर देंगे। अब +1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस इंडेक्स है उसको नेगेटिव से शुरू करा है, तो अगर हम -1 लेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इशू कर देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का। तो हम इसको एक ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम +1 कर रहे हैं। जो भी इंडेक्स हम चूज कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे प्रीवियस आएगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम +1 करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे +1 करा है तो हम जब चेकिंग कर रहे होंगे कि इफ डीपी करंट इंडेक्स एंड प्रेप, तो अब हम यहाँ पे भी +1 ही रखेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी रिलेटिविटी जो इंक्रीज कर दी थी वो यहाँ पे हमने मेंटेन रखी है, तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी करेक्ट मिलेगा। और इसमें हम चेक करेंगे कि इफ ये इज ग्रेटर देन 0 के है तो हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एरे जो हम डिक्लेयर करेंगे तो 0 वैल्यू होल्ड कर रहा होगा। डीपी को +1। तो
सिंपल, ये करने की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी एन स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो हर एलिमेंट को चेक करते हुए जाएंगे, और वो हर एलिमेंट को, फॉर एवरी एलिमेंट दे विल चेकिंग इट ट्वाइस, क्योंकि वो एक बार रो के लिए चेक करेगा और एक बार कॉलम के लिए चेक करेगा। और दूसरा तरीका यह है इसको एन स्क्वायर देखने का, कि हमने जो डीपी जो हमने इनिशियलाइज करा है, डीपी हमने इनिशियलाइज करा है, डीपी जो हमारा 2D एरे है वो इज इक्वल टू रहेगा न्यू इंट एन एन प्लस वन। तो ये एरे हमारा जब ट्रेवर्स हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे चेंजेस क्या है कि हमने स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी एन स्क्वायर में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने इंक्रीज कर दी एन स्क्वायर प्लस एन में। ये ऑक्सिलरी स्पेस है जो रिकर्जन स्टैक कैरी करता है, और ये हमने डीपी जो डिक्लेयर करा है। ठीक है, क्या हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। हम क्या कर सकते हैं कि हम ये ऑक्सिलरी स्पेस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा रिकर्जन वाला सोल्यूशन है। अब हम यहाँ पे आइटरेटिव सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, रिकर्जन से आइटरेटिव बनाना सिंपल तरीका है। जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करे उसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें और सेम कॉन्स्टेंट्स फॉलो करें तो हमारा आइटरेटिव सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक नया मेथड बनाते हैं। इसको लिखते हैं LIS ITR, और इसमें हमारे पास इनपुट एरे आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने एक हम डीपी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पे एरे लेंथ प्लस वन। ठीक है, सेम हमने वहाँ पे भी डिक्लेयर करा था, सेम हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर करा। ठीक है, अब हम रिटर्न क्या कर रहे थे वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें, हमने सबसे लास्ट में क्या रिटर्न करा है कि 0 - 1, बट जब हम लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे तो यहाँ पे होगा 0 और -1 प्लस वन, विच इज DP00, द फाइनल रिटर्न ऑफ दिस रिकर्जन। जो लास्ट में सबसे लास्ट में रिटर्न होगा वो DP00 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे भी हम सीधे DP00 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं बीच में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक करंट है और एक प्रीवियस है। ठीक है, तो एक हमारे पास लूप आ जाएगा करंट के लिए, फॉर करंट हमारा क्योंकि अब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो एरे लेंथ -1 से ये चलेगा 0 तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक। ठीक है, एक हमारे पास अब करंट हो गया। अब हमारे पास आएगा प्रीवियस। प्रीवियस क्या होगा, क्योंकि अगर करंट हमारा फोर्थ है तो प्रीवियस फोर से छोटा ही होगा। अगर ये हमारा करंट है तो प्रीवियस या तो 3 इंडेक्स होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, या 0 होगा, इससे छोटा ही रहेगा। तो प्रीवियस हम क्या कर सकते हैं, करंट -1 से शुरू कर सकते हैं, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब सेम यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे -1 से शुरू करा है। ठीक है, -1 से शुरू कर रहे हैं तो हम सेम -1 से यहाँ पे भी इसको -1 तक लेके जा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। और उसके बाद हमारी कंडीशन क्या थी, एक्सक्लूड करने की। ठीक है, जब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम डीपी में चेक कर रहे हैं कि अगर लास्ट एलिमेंट डीपी का करंट माइनस करंट +1
एंड प्रीवियस प्लस वन। ठीक है, एक्सक्लूड की कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें रिकर्जन में, तो हम यहाँ पे भी करंट प्लस वन कर रहे हैं। अब प्रीवियस प्लस वन इसलिए करा है क्योंकि प्रीवियस माइनस वन से शुरू हो रहा है, तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब भी हम प्रीवियस को रीड और राइट कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट प्रीवियस हम प्लस वन करके यूज करेंगे क्योंकि हम आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो एक्सक्लूड करेंगे तो अ, जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है सेम वही यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, और अगर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड करने की कंडीशन देख लेते हैं हम पहले। इंक्लूड करने की कंडीशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर देता हूँ। एक्सक्लूड हो गया। अब इंक्लूड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, इफ प्रीवियस माइनस वन के बराबर है इज इक्वल टू माइनस वन, और एरे प्रीवियस स्मॉलर देन है एरे करंट के। ठीक है, तो इस केस में हम इंक्लूड इंक्लूड कर रहे थे, तो इंक्लूड का भी हम जीरो ले लेते हैं। इंक्लूड सिमिलरली वैसा ही कर रहे हैं, सेम ही कोड लिख रहा हूँ मैं जो रिकर्जन में देखा था। अब यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा, एज इट इज कॉपी पेस्ट है। इंक्लूड क्या हो जाएगा, वन प्लस डीपी। अब हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि करंट प्लस वन जा रहे थे और यहाँ पे करंट को बना रहे थे। तो जैसे यहाँ पे हमने करंट प्लस वन यूज करा और फिर प्रीवियस था, यहाँ पे हमने प्रीवियस को बना दिया करंट। तो प्रीवियस का कांस्टेंट लेते हुए हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करंट आ जाएगा डीपी करंट प्लस वन। ठीक है, अब क्योंकि इस टाइम जो प्रीवियस है वो करंट हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा करंट प्लस वन। ठीक है, और अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देखा जाए, तो अगर ये 3,4 है, ठीक है, तो करंट प्लस वन ये इसका डायगनली फ्लो वाला होगा 4,5। ठीक है, तो इसके आंसर में वन ऐड कर देंगे। ये हमारा इंक्लूड का हो गया। अब हमारा डीपी, थोड़ा स्पेस और जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आंसर हमारा क्या था, डीपी करंट प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ करंट एंड, सॉरी, मैक्स ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। ठीक है, सेम ही चीज लिखे है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं करे, एज इट इज ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि बीच में कुछ कंडीशंस हम चेक करनी होगी कि लास्ट एलिमेंट क्या जीरो था, या थोड़े एरे आउट ऑफ बाउंड्स के कंडीशंस हम यहाँ पे अटैच करेंगे, तो हमारा जो एज इट इज जो एरर्स है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगे एरे आउट ऑफ बाउंड्स के। ठीक है, ये कंडीशंस आप खुद से रिजॉल्व करके ट्राई करने की कोशिश करना। मैं सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसका। ठीक है, तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास, क्योंकि हम दो लूप चला रहे हैं एन टू एन, एन स्क्वायर बाई डिफॉल्ट हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, हमने एक 2D एरे डीपी का लिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास एन स्क्वायर है। क्या इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। एक नया वाला एग्जांपल वापस से कॉपी कर लेता हूँ।
और देखते हैं क्या इसको हम फर्दर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को किसी को भी। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक इंट्यूटिव तरीका देखते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि करंट एलिमेंट से प्रीवियस वाला छोटा है या बड़ा है, उस बेस पे हम डिसाइड कर रहे थे। बट अगर हम इसको एक दूसरी तरीके से नेचुरल वे में देखें कि अगर हम किसी इस क्वेश्चन को नेचुरल तरीके से करना चाहें कि अगर हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाए बिना कोडिंग के हम करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर हर एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट हम चेक करेंगे कि इससे बड़ा एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं आगे चल के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ सेम साइज का, और हर एरे में वन वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। वन क्यों स्टोर कर रहे हैं, इसका लॉजिक ये है कि हर एलिमेंट अपने आप में एक एल आई एस है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इन डिक्रीजिंग ऑर्डर होता एरे, तो हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीजिंग लेंथ होती वन। ठीक है, अगर ये एलिमेंट नहीं होता स्टिल ये वैल्यू होती वन, ये एलिमेंट नहीं होता तो स्टिल ये वैल्यू होती वन। तो हमारे पास मिनिमम जो आंसर आ सकता था वो आ सकता है वन फॉर एवरी एलिमेंट। ये हो सकता है कि इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो जाए और हमें कभी आंसर मिले ही नहीं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम इन सब की वैल्यूज वन रख सकते हैं, ये इन्हीं से ही मैप कर रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट चूज करा सेवन। अब मैं एरे को ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा और मैं देखूंगा कि सेवन से बड़ा एलिमेंट कौन सा मिलता है मुझे। सेवन से बड़ा एलिमेंट मुझे मिला एट। ठीक है, तो मैं सेवन और एट को मिला के एक टू लेंथ का एल आई एस बना सकता हूँ, और हो सकता है इन करेंट सिचुएशन यही मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस एट वाले को रिप्लेस करके यहाँ पे टू कर दूंगा कि इस एट के साथ में टू लेंथ का एल आई एस बना सकता हूँ। ठीक है, अब फर्दर मैं आगे चला, अभी मेरा प्रीवियस सेवन ही है, एट नहीं है, तो मैं अब आगे चलता हूँ। अब मेरे पास आता है टेन का। क्या टेन सेवन से बड़ा है? हाँ, तो मैं टेन और सेवन को मिला के भी एक टू का बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, फिर मुझे मिला इलेवन। मैं इलेवन के साथ भी सेम ही चीज़ कर सकता हूँ, सेवन और इलेवन टू लेंथ के बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एरे जब मेरा ख़त्म हो जाता है और सेवन्थ एलिमेंट मेरा ख़त्म हो जाता है, तो मुझे ये पता लगता है कि सेवन एलिमेंट अगर मैं चूज़ करता हूँ तो इसके साथ में एल आई एस बस दो वैल्यूज़ का यहाँ पे बना सकता हूँ। मैक्सिमम अगर मेरे पास यहाँ पे बस दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, हालांकि आंसर आंसर इसका फोर है, सेवन एट टेन एंड इलेवन। बट वो धीरे धीरे हम डिस्कवर करेंगे कि अगर बस मेरे पास सेवन होता और इनमें से कोई एक ही एलिमेंट होता तो मेरी आंसर उसमें टू ही आता। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट थ्री के लिए चेक करता हूँ। थ्री के लिए मैंने आगे बढ़ा, मुझे मिला फाइव। मैं इसको कैंसिल करके टू कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मिला एट। एट में मैं चेक करूँगा कि एट पे जो पहले से ही स्टोर्ड एल आई एस है वो, प्लस अगर मैं यहाँ पे थ्री और एट का बनाऊँ, वो दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है कि मैं किसके साथ मैक्सिमम बना सकता हूँ। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी वन है, और इसको मैं जोड़ूंगा इन दोनों को तो टू ही आंसर आएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे टू है, तो इसको मैं रिप्लेस नहीं करूँगा क्योंकि मैक्सिमम टू ही है। अब फिर मैं थ्री के बाद आता हूँ टेन पे, इसके लिए भी टू आएगा, टू के लिए कुछ भी नहीं आएगा, इलेवन के लिए कुछ भी नहीं आएगा, सिक्स के लिए चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले सेवन के साथ सेवन और सिक्स इंक्रीजिंग में नहीं थे, बट थ्री से बड़ा सिक्स है, और यहाँ पे वन वैल्यू और यहाँ पे वन वैल्यू, तो हमारे पास थ्री और सिक्स मिला के हम टू वैल्यूज बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास फाइव। फाइव का हमने ऑलरेडी देखा है कि एक टू लेंथ का एल आई एस बन सकता है फाइव का, जो है थ्री एंड फाइव। अब हम इसको आगे क्या इंक्रीज कर सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे क्लीन करता हूँ। ठीक है, कलर चेंज करके फाइव। फाइव के बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आया जो कि एट है। एट पे मैंने देखा कि ऑलरेडी टू का बना हुआ है, बट अगर मैं फाइव के साथ उसे मिलकर बनाऊंगा तो फाइव का क्या है, टू, तो टू प्लस वन, और जो एट के पास जो ऑलरेडी टू का बना है उन दोनों में से मैक्सिमम आया मेरा थ्री।
तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई कि मैं 8 के साथ 8 को लेके 3 लेंथ का बना सकता हूँ। सिमिलरली मैं 10 के पास जब जाऊंगा तो मैं यहाँ पे भी 3 लेंथ का बना पाऊंगा। 2 छोटा है, कुछ भी नहीं बनेगा। 5 के साथ जब मैं 11 के पास जाऊंगा तो ये भी 3 लेंथ का बन जाएगा। अब मेरी वैल्यूज अपडेट हो रही है। 7 वाली इज नो लॉन्गर वैलिड। अब मेरा जो वैल्यू बनती जा रही है वो बन रही है 358, 3510, 3511, 356। मैं 6 भी बना सकता हूँ और ये भी लेंथ 3 का बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एलिमेंट आया 8। 8 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा 10। हाँ, मैं 10 के साथ बना सकता हूँ। 8 के साथ मेरा 3 का बन रहा था, तो 3 प्लस 1 क्या ग्रेटर देन है 3 से? डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे 4 का बना सकता हूँ। अब मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, 35811। ठीक है, 2 के साथ कुछ भी नहीं बनेगा। सॉरी, 35810। 2 के साथ कुछ भी नहीं बनेगा। 11 के पास आया तो ये मेरा 4 बन जाएगा ऑलरेडी। तो ये बना मेरा 35811। 6 के साथ कुछ भी अपडेट नहीं होगा तो 6 3 ही रहेगा। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ 2 के पास। 2 पे मैंने चेक करा, 11 के पास ऑलरेडी 4 है और 2 के पास 1 था, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1, मैक्स ऑफ 1 प्लस 1 एंड मैक्स 4। तो आया मेरा मैक्स वैल्यू 4, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। जो 2 के साथ ना यहाँ बनेगा ना यहाँ पे कुछ बनेगा। अब मैं आता हूँ 11 पे। कुछ तो गड़बड़। ओह, हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने 8 की वैल्यू लेके चल रहे थे, सॉरी। ठीक है, 10 वाला तो कंसीडर ही करना भूल गए। ठीक है, अब 10 वाला कंसीडर करते हैं, जो 10 के साथ यहाँ पे 4 था। अब यहाँ पे 10 के साथ हमने नेक्स्ट चेक करा 2, 2 के साथ कुछ भी नहीं बनेगा। फिर चेक करेंगे 11। तो अब हमारे पास यहाँ पे बन रहा था 358 10 एंड 11। ये मेरे पास एक सब सीक्वेंस बन गया है। ठीक है, और इसकी लेंथ यहाँ पे मेरे पास क्या थी, यहाँ पे थी 4। तो 4 प्लस 1, 11 के पास यहाँ पे थी 4, तो मैक्स ऑफ 4 प्लस 1 एंड 4 विच इज 5। तो मेरे पास 11 के साथ यहाँ पे बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास लेंथ आ गया 5। तो उसके बाद फिर मैं 2 के साथ चेक करूंगा, जो मैंने गलती से पहले ऑलरेडी 10 को स्किप कर दिया था और सीधा 2 पे पहुंच गया था। फिर मैं 2 के साथ चेक करूंगा, फिर मैं 11 के साथ चेक करूंगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और 6 लास्ट एलिमेंट है तो उसके आगे कुछ है भी नहीं, तो चेंज नहीं होगा। तो इस केस में लास्ट में ये जो मेरा मैंने एरे बनाया था, इसकी फाइनल वैल्यू होगी 1 1 2 3 4 1 5 3, ये वैल्यू होगी। तो इस एरे में से मैक्स जो होगा वो एल आई एस होगा। मैक्स इन दिस एरे विल बी एल आई एस। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। कोड काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं एक इंटीजर डीपी डिक्लेयर कर लेता हूँ। इस बार हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में ही काम कर दिया। तो न्यू इंट n+1 का ले लिया। इसके बाद हम इसको डीपी को फिल कर देंगे, फिल विद 1। ठीक है, इसको हम फिल कर देंगे 1 की सारी वैल्यूज 1 हो जाए। उसका रीज़न ये था कि एक सिंगल एलिमेंट अपने आप में एक एलाइस होता है जिसकी लेंथ 1 है। ठीक है, अब हम एक फॉर लूप चला रहे थे जो i इज इक्वल्स टू 0 से जा रहा था n तक। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप चला रहे थे j, जो जा रहा था i+1, क्योंकि हम आगे वाली वैल्यूज ही चेक कर रहे हैं। तो अगर i यहाँ पे, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट से ही चेक करेंगे। ठीक है, तो i+1 से जो जाएगा n तक। ठीक है, अब इसमें हम चेक क्या कर रहे थे कि इफ एरे i, एरे आई जो करंट वाला है वो क्या लेस देन है एरे जे से। ठीक है, जे वाला वो जो अगर हमारे पास ये आई है तो जे वाला आगे ट्रैवर्स कर रहा होगा
तो इन जे में से अगर किसी से भी बड़ा होगा तो हम क्या कर रहे थे, डीपी ऑफ जे, क्योंकि जब हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 के लिए चेंज कर रहे थे, हम 10 वाला ही अपडेट कर रहे थे, आई वाला अपडेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो डीपी ऑफ जे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ जो वहाँ पे ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड वैल्यू है डीपी ऑफ जे की, और 1 प्लस डीपी ऑफ आई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमने 10 के लिए वैल्यू निकाल रहे थे, जो हमने 4 करा था, हमने कैसे करा था कि 8 के पास ऑलरेडी वैल्यू 3 थी, तो हम 3 + 1, और जे के पास जो वैल्यू थी वो 3 थी, इसका हमने मैक्स निकाला था 4, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर दी थी। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया खत्म। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, मैक्स इन डीपी, डीपी में से मैक्स निकाल के रिटर्न कर देंगे मैक्स। ठीक है, यही सोल्यूशन है। अब ये पार्ट हम क्या कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एक ग्लोबल मैक्स वैल्यू रख लें जो इंटीजर डॉट मिन होगी, या इन बेस केस जो हमारे पास 1 होगी, 1 से कम तो क्या ही लेंथ होगी, 0 भी हो सकती है वैसे, अगर एम टी आर है तो 0 0 वैल्यू रख सकते हैं उसकी। ठीक है, अब 0 के केस में जब भी हम यहाँ पे इफ मैक्स इज, नीचे चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इफ मैक्स इज स्मॉलर देन डीपी ऑफ जे, तो हम मैक्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सीधा ये मैक्स रिटर्न कर दें। तो ये हमारा एक काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है एल आई एस निकालने का। फर्दर जो हम आगे इसके एल आई एस से ड्राइव क्वेश्चन करेंगे उसमें हम यही वाली अप्रोच यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फेयरली सिंपल टू इम्प्लीमेंट है और काफ़ी इंट्यूटिवली समझ में भी आ जाती है। कंपैरेटिवली ये भी काफ़ी सिंपल अप्रोचेस थी, आइटरेटिव और एल आई एस वाली। ये एक नेचुरल फॉर्म थी कि हम इंक्लूड एक्सक्लूड वाली चीज़ें देख रहे थे। ये एक अ, दूसरे वे में इंट्यूटिव है कि हम नेचुरली मैनुअली किस तरीके से चेक कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक एडवांस अप्रोच है, और हम फर्दर क्वेश्चन में यही वाली अप्रोच यूज़ करेंगे, और आगे देखेंगे कि एल आई एस के क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।